बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। कल हमने सेक्शन 12 पढ़ा था इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस का, जिसमें हमने देखा था कि कोई भी ऐसी इनकम जो कि हमारे किसी एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई के दरम्यान में एम्प्लॉयमेंट का रिलेशनशिप हो और उससे उसको जो भी मंथली सैलरी मिलती है या जो भी अमाउंट मिलती है वो उसकी सैलरी में काउंट होती है, और उसके अलावा उसको जितने भी परक्विजिट्स मिलते हैं वो परक्विजिट्स जो हैं वो भी उसके सैलरी में शामिल हैं। तो आज हम वो जो परक्विजिट्स थे उनकी वैल्यूज देखेंगे, वो कैसे कैलकुलेट होती हैं और उनका क्या क्या प्रोसीजर है और क्या क्या क्राइटेरिया है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सेक्शन नंबर 13, वैल्यू ऑफ परक्विजिट्स। For the purpose of computing the income of an employee for a tax year chargeable to tax under the head salary, the value of any perquisite provided by an employer to the employee in that year that is included in the employee's salary under section 12 shall be determined in accordance with this section। यहाँ पे ये बात की जा रही है कि आपकी जो सैलरी थी उसमें परक्विजिट्स की जो वैल्यू है वो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, और वो सैलरी में हम कैसे ऐड करेंगे। This section shall not apply to any amount referred in class C or D of subsection 2 of section 12। सबसेक्शन C और D जो था सेक्शन 12 का, वो ये था कि कल हमने इसको देखा था कि जो कोई बंदा परफॉर्मेंस करता है और सोलली एक्सपेंडेड परफॉर्मेंस हो उसकी, उस बेस पे अगर उसे कोई अलाउंस मिलता है तो वो आपकी परक्विजिट्स में नहीं आएगा, ठीक है। और डी में ये चीज मेंशन थी कि जो आपने कोई भी एक्सपेंडिचर किया है ऑन द बिहाफ ऑफ योर एम्प्लॉयर, बाद में वो आपको रीइम्बर्स्ड हुआ, तो वो जो अमाउंट है वो भी आपकी परक्विजिट्स में नहीं आएगी और वो आपकी सैलरी में नहीं शामिल होगी। तो इस सेक्शन में हम यही देखेंगे कि आपको जो भी परक्विजिट्स या बेनिफिट आपका एम्प्लॉयर या कंपनी दे रही है उसकी वैल्यू आप कैसे कैलकुलेट करेंगे और वो जो है सैलरी में कैसे ऐड होगी और फिर वो टैक्सेबल कैसे होगी, ठीक है। Subsection 3, where in a tax year a motor vehicle is provided by an employer to an employee wholly or partly for the private use of the employee, the amount chargeable to tax to the employee under the head salary for that year shall be include an amount computed as may be prescribed। अच्छा, वो ये कह रहा है कि अगर आपके एम्प्लॉयर ने आपको कोई गाड़ी दी है, अगर वो तो आपकी प्राइवेट यूज के लिए है पार्टली या होल्डी, तो वो जो है क्या होगी, आपके सैलरी में शामिल होगी। क्या उस गाड़ी की कितनी वैल्यू शामिल होगी, वो सारी अमाउंट शामिल होगी, या जो है उसका सिर्फ जो है फ्यूल, ये सारी चीज़ें हम अभी देखते हैं कि उसकी वैल्यू हम इस परक्विजिट की वैल्यू हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मिसाल ले लेते हैं यहाँ पे एक कार की। आपके एम्प्लॉयर ने या आपकी कंपनी ने जहाँ पे आप एम्प्लॉयमेंट कर रहे हैं या जिनका आप एम्प्लॉई हैं, उन्होंने आपको एक कार दे दी, ठीक है। आपकी पोस्ट, आप वहाँ पे कोई काम कर रहे हैं तो उन्होंने आपको कार दे दी, और वो जो कार जो है ना वो या तो आप जो है पर्सनल यूज के लिए हो, फुली पर्सनल यूज के लिए, या जो है 50%, या जो है आप दोनों पर्पज के लिए यूज कर सकते हो। कि अगर एम्प्लॉयर आपको कहता है कि आप इसको पर्सनली भी यूज करो और ऑफिस वर्क के लिए भी यूज करो, तो इसका जो टेक्स्ट जो रेट है इनके लिए वो डिफरेंट होगा, ठीक है। अगर वो गाड़ी आप सिर्फ ऑफिस यूज के लिए आपको दी हुई है तो उस पर आपको कोई टैक्स नहीं लगेगा और वो गाड़ी आपके परक्विजिट में नहीं आएगी और ना ही वो आपकी सैलरी में शामिल होगी, ठीक है। इसी तरह से दूसरा केस ये है कि अगर कार जो है आप सिर्फ और सिर्फ पर्सनल यूज के लिए आपको दी गई है, तो फिर आप क्या करोगे, 10% उसका, उस कार की जो वैल्यू है उसका 10% लोगे। और अगर कार जो है वो मतलब आपके लिए दोनों यूज के लिए दी हुई है, लाइक के आप उसको ऑफिस के लिए भी यूज कर रहे हैं और अपने पर्सनल यूज के लिए भी यूज कर रहे हैं, तो फिर जो है आप 50% टैक्स देंगे। अच्छा, अब बात यहाँ पे ये आती है
कि ये 5% या 10% जो हमने देखा ये हम किस पे देंगे। ठीक है, तो इसका जो कैलकुलेशन का तरीकाकार है वो ये है कि मिसाल के तौर पे कार की वैल्यू थी 2,50,000 कर लो मिसाल के तौर पे, ठीक है। और अगर वो कार जो है बैंक, वो एम्प्लॉयर ने बैंक से या लीज पे ली है, ठीक है, तो क्या होगी उस कार की उस टाइम की फेयर मार्केट वैल्यू का 5% जो अमाउंट है वो आपकी सैलरी में शामिल हो जाएगी एज अ परक्विजिट ऑफ दैट कार, ठीक है। और अगर वो आपके एम्प्लॉयर ने या कंपनी ने आपको परचेज करके दे दी है, लीज पे नहीं ली, या जो है मतलब उन्होंने लमसम अमाउंट दे के वो चीज परचेज कर ली और वो दे दी, तो वो कहता है द कॉस्ट ऑफ परचेज जो है ना उसके 5%, ठीक है। मैं दोबारा बता देता हूँ, कार की वैल्यू थी 2,50,000, ठीक है। तो 2,50,000 अगर वो कार आपको कंपनी ने बैंक से लीज पे लेकर दी है, तो उस टाइम की फेयर मार्केट वैल्यू उस कार की जो होगी उसका 5% आपके सैलरी में शामिल होगा, ठीक है। उस जो भी अमाउंट हमने बताई, ठीक है, 2,25,000 उस कार की मिसाल के तौर पर, तो वो क्या था उसका 5% जो है वो आपकी सैलरी में शामिल होगी। अगर वो आपको एम्प्लॉयर ने परचेज करके दे दी है तो उसके क्या होगा, कॉस्ट जो है जिस पे उसने एम्प्लॉयर ने परचेज की थी वो गाड़ी आपके लिए, उसका 5% क्या करेंगे आप, आपकी सैलरी में शामिल होगा एज अ परक्विजिट्स, ठीक है। ये कार की वैल्यू की डिटर्मिनेशन थी। अच्छा, इसके अलावा एक और बात भी जहन में आती है कि आया कार का रनिंग और मेंटेनेंस कॉस्ट क्या ये भी टैक्सेबल होगा, क्या ये भी शामिल होगा, तो हाँ जी ये भी शामिल होगा। अच्छा जी, फिर हम देखते हैं सब सेक्शन 5 वेयर इन अ टैक्स ईयर द सर्विसेज ऑफ हाउसकीपर, ड्राइवर, गार्डनर और अदर डोमेस्टिक असिस्टेंट is provided by an employer to an employee, the amount chargeable to the employee under the head salary that sorry that year shall include the total salary paid to the domestic assistant, such housekeeper, driver, gardener, or other domestic assistant in that year for the services rendered to the employee as reduced any payment made टू द एम्प्लॉयर फॉर सच सर्विसेज, ठीक है। अगर आपके एम्प्लॉयर ने आपको ड्राइवर या डोमेस्टिक सर्वेंट, गार्डनर या हाउसकीपर ये प्रोवाइड किए हैं, तो इनकी जितनी भी सैलरी होगी, ठीक है, इन सारों की जितने भी परक्विजिट्स उन्होंने आपको दिए हैं इन सारों की सैलरी जो होगी वो आप प्लस करेंगे, ठीक है। और वो क्या हो, प्लस करके आपकी जो सैलरी बनती थी उसमें ये चीज ऐड कर दोगे और वो आपकी टैक्सेबल अमाउंट हो जाएगी। मिसाल ले लेते हैं यहाँ पे, एन एम्प्लॉयर पे टू देम, ठीक है, 50,000, मतलब इन सब की जो कुल मिला के मिसाल के तौर पे 50,000 रुपया बनता है। इट विल बी कंसिडर द पार्ट ऑफ आवर सैलरी, वो जो हमारा जो एम्प्लॉय होगा ये उसके जिसको ये परक्विजिट दिए हैं उसकी सैलरी का ये पार्ट कंसिडर किया जाएगा, ये 50,000। इफ टोटल सैलरी इज 50,000, ठीक है, आपकी सैलरी 50,000 थी, ठीक है, and you pay personally 20,000, the rest of the amount is 30,000 in salary। वो जो 30,000 है ना वो हमारी सैलरी में ऐड होगा। अब हमने एक दफ़ा फिर इसको जो है थोड़ा सा और भी क्लियर करके बता दूं कि यहाँ पे जो है दो बातें होंगी। एक तो इन सब की जो सैलरी है, ठीक है, वो ड्राइवर, डोमेस्टिक सर्वेंट और गार्डनर और हाउसकीपर की इनकी सैलरी क्या होगी, इनको प्लस करके वो आपकी सैलरी में ऐड हो जाएगी। दूसरी बात इसने लिखी है एज रिड्यूस बाय एनी पेमेंट मेड टू द एम्प्लॉयर फॉर सच सर्विसेज, ठीक है। अगर आपने कोई पेमेंट कर दी है इन जो 4-5 ये ड्राइवर, सर्वेंट, ये जितने भी परक्विजिट्स हमने देखे इनका जो 50,000 बन रहा है, अगर आप इनमें से खुद कोई मिसाल ले लें कि आपने जो है 20,000 जो है आप एम्प्लॉयर को दे देते हैं कि ये जो आपने परक्विजिट्स दिए इसमें से मैं आपको कंट्रीब्यूट कर रहा हूँ, ये मैं पे कर रहा हूँ, तो बाकी जो 30,000 होगी
वो फिर आपके उसमें शामिल होगी। ये लास्ट लाइन समझाने के लिए थी कि एज रिड्यूस, ये बात जो है नीचे फिर रिपीट होगी। तो इसका मतलब ये होगा कि आपको जो परक्विजिट्स दिया गए थे उसमें अगर आपने एम्प्लॉयर को कोई कंट्रीब्यूशन की तो वो कंट्रीब्यूशन माइनस हो जाएगी, बाकी जो चीज़ें होंगी वो जो अमाउंट रह जाएंगी वो आपकी परक्विजिट्स की वैल्यू आ जाएगी और वो आपकी सैलरी में ऐड हो जाएगी। तो ये इस तरह से हमारा परक्विजिट्स जो है हम कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। अच्छा, फिर है जी, वेयर अ लोन इज मेड ऑन और आफ्टर द फर्स्ट डे ऑफ जुलाई 2002 by an employer to an employee, and either no profit on loan is payable by the employee or the rate of profit on loan is less than the benchmark rate, the amount chargeable to tax to the employee under the head salary for tax year shall be include and equal to the profit on loan computed at the benchmark rate where no profit on loan is payable by the employee, or the difference between the amount of profit on loan paid by the employee in that tax year and the amount of profit on loan computed at the benchmark rate, as the case may be, provided that this section shall not apply to such benefit arising to an employee due to waiver of interest by such employee on his account with the employer, provided further that this subsection shall not apply to loans not exceeding 1 million। ठीक है, तो हम इस चीज को अभी जरा डिटेल में देख लेते हैं ताकि हमें ये चीज क्लियर हो जाए यहाँ पे ये क्या कहना चाह रहा है। अच्छा देखें, आप कहीं पे किसी कंपनी में काम कर रहे हैं और वो कंपनी या एम्प्लॉयर जो है, अच्छा जिन लोगों को नहीं पता उनके लिए मैं ये बता दूं कि एम्प्लॉयर जो है ये कंपनी को बोलते हैं, कंपनी एम्प्लॉयर ये एक ही चीज़ें हैं। जहाँ पे आप एम्प्लॉयमेंट करते हैं तो वो आपका एम्प्लॉयर होता है, ठीक है, लाइक कंपनी। अच्छा, अगर आपका एक कंपनी जो है वो अपने एम्प्लॉय को लोन दे देती है, ठीक है, विदाउट इंटरेस्ट, ठीक है, और वो जो लोन है वो बेंचमार्क रेट से उसको कम इंटरेस्ट पे दे देती है, तो क्या होता है फिर उस पे वो जो कम अमाउंट पे दी गई है तो उस पे जो है आपका क्या चार्ज होता है, वो परक्विजिट में कंसिडर किया जाएगा और वो जो है आपकी सैलरी में ऐड होगा। तो हम देखते हैं कि इसकी कैलकुलेशन कैसे होती है। तो पहले तो उसने ये बता दिया कि इफ द लोन इज लेस देन 1 मिलियन नो टैक्सेबल, मतलब वो टैक्सेबल होगा ही नहीं ना, वो आपकी सैलरी में कंसिडर किया जाएगा। ठीक है, आपको एम्प्लॉयर ने लोन दे दिया है, बेशक उस पे उसने इंटरेस्ट आपसे लिया है या नहीं लिया वो अलग बात है, लेकिन अगर वो लेस देन 1 मिलियन है तो वो आपकी सैलरी में वो कंसिडर नहीं किया जाएगा, ठीक है। अच्छा, फिर जो है बेंचमार्क रेट की तरफ आते हैं। बेंचमार्क रेट जो है वो 10% है, ठीक है, और बेंचमार्क जो है ना ये इनिशिएट हुआ था 2002 में, स्टार्ट ये हुआ था 5% से, और हर साल जो है हर गुजरते साल के साथ इसमें 1% की इंक्रीज या इंक्रीमेंट होता था। पहले मतलब 2002 में ये 5% था, 2003 में जो है ये 6 हो गया, 7, इसी तरह से 8, लेकिन फिर ये कहता है ये नॉट मोर देन 10%, ये 10% से ज्यादा नहीं होना चाहिए बेंचमार्क रेट इस लोन के केस में, इंटरेस्ट के केस में, ठीक है। अगर आप, अच्छा अब यहाँ पे देखते हैं, अगर आपके एम्प्लॉयर ने आपको लोन दे दिया 5% पे, ठीक है, तो फिर आप 5% जो उस लोन का वो है ना, 5% विल बी एडेड टू द सैलरी। क्या होगा, 5% जो कि बेंच मार्क रेट जो था वो 10% था, आपको लोन दिया गया 5% पे। तो इनकम टैक्स वालों ने देखा कि भाई यहाँ पे तो ये अपने एम्प्लॉयर को फायदा दे रहा है, तो वो लोग फौरन पहुंचे वहां पे कि नहीं जी ऐसा नहीं होता, अगर आपने 5% पे इनको दिया है तो 5% ये हमें देंगे, ठीक है। तो वो 5% जो है वो क्या होगा, एडिट, वो क्या होगा उसकी सैलरी में ऐड होगा। अगर अगर आपके एम्प्लॉयर ने आपको लोन दिया है 10% पे, ठीक है, आर अबाउट इट,
यू विल बी फ्री फ्रॉम इनकम टैक्स, वो आपकी सैलरी में चार्ज नहीं होगा। ठीक है, यहां तक बात क्लियर हो गई है कि अगर बेंचमार्क रेट 10% था, अगर आपके एम्प्लॉयर ने आपको लोन दिया 5% में, तो 5% आपने जमा करवाना होगा। ठीक है, उस पे आपकी सैलरी में ऐड होगा। और अगर एम्प्लॉयर ने आपको 10% पे दिया है तो फिर, या 10% से ज़्यादा के रेट पे दिया है इंटरेस्ट पे वो लोन, तो वो क्या होगा, वो आपकी सैलरी में नहीं शामिल होगा और वो ना ही उस पर फिर टैक्स लगेगा। अच्छा जी, फिर हमने देखा कि नेक्स्ट है, for the purpose of this ordinance not including subsection 7 where the employee uses a loan referred to in a subsection 7 wholly or partly for the acquisition of any asset or property producing income chargeable to tax under the head income, the employee shall be treated as having paid an amount as profit equal to benchmark rate on the loan or that part of the loan used to acquire assets और प्रॉपर्टी। अच्छा, जहां पे भी आपकी अर्निंग होगी इनकम टैक्स आप पे वहीं पे पहुंच जाएगा और वो कहेगा ये टैक्सेबल एक्टिविटी, उन्होंने आपको छोड़ना नहीं है। ठीक है, वो आपसे उस पर चार्ज करेंगे। तो यहाँ पे अगर आपने, अब एक तो केस ये था कि आपके एम्प्लॉयर ने आपको लोन दे दिया, ठीक है, अब हम देखते हैं कि उसने तो हमें लोन दे दिया और हमने उस लोन से एक बिजनेस स्टार्ट कर लिया। ठीक है, मिसाल के तौर पे हमने कोई जो है शॉप बना ली। ठीक है, उसमें हमने सेल कर दिया कोई भी एक्स वाई जेड वैल्यू थी हमारे पास। ठीक है, वो हमने उससे अर्न किया, तो जो उससे वो होगा ना प्रॉफिट, वो तो प्रॉफिट हो गया। इन्होंने देख लिया इनकम टैक्स वालों ने कि भाई यहाँ पे भी टैक्सेबल एक्टिविटी हो रही है और ये प्रॉफिट भी कमा रहा है, तो चले जी इससे ये जो है इस पे भी इनको टैक्स लगा लिया जाए। तो खैर वो टैक्स कैसे लगाया जाता है वो भी हम देखते हैं, लेकिन उससे पहले एक और कंसेप्ट समझना ज़रूरी है। अगर एम्प्लॉयर ने आपको लोन दिया या एम्प्लॉयर ने अपने बिहाफ पे, ठीक है, एम्प्लॉयर के बिहाफ पे आपको किसी ने लोन दिया, तो ये बात एक ही कंसिडर की जाएगी। ठीक है, ठीक है, मिसाल के तौर पे एम्प्लॉयर ए बी सी ने पे किया अली को, ठीक है, कि आप ये पेमेंट जो है मिस्टर खान को कर दें। ठीक है, तो वो जो लोन रिसीवर होगा मिस्टर खान, जो एम्प्लॉई है इनका, उसको जो लोन रिसीव हो गया ना, वो क्या होगा, वो भी कंसिडर किया जाएगा परक्विजिट्स का। ठीक है, एम्प्लॉयर अगर आपको डायरेक्टली नहीं देता, लेकिन अपने उसके बिहाफ पे, आप एम्प्लॉयर के बिहाफ पे अगर आपको कोई लोन दे, तो वो भी कंसिडर किया जाएगा। ठीक है, ऑन द बिहाफ और ऑन द बिहाफ ऑफ एम्प्लॉयर, कोई भी बंदा अगर आपको लोन दे तो वो आपकी सैलरी का पार्ट होगा। अब मिसाल के तौर पे आपने जो है आपकी सैलरी थी 12 लाख। ठीक है, अब इसकी टैक्स ट्रीटमेंट देखते हैं कि हम इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे। 12 लाख की आपकी थी सैलरी और आपने जो है लोन जो लिया था उससे आपने सेल किया कितने का, 20 लाख का। ठीक है, तो 20 लाख का हम जो है 10% जो कि बेंचमार्क रेट है, ठीक है, वो हम निकालेंगे और वो जो 20 लाख का जो 10% अमाउंट निकलेगी, लाइक वो जितनी भी होगी, ठीक है, वो क्या होगी, हमारी सैलरी में ऐड हो जाएगी। 12 लाख में वो अमाउंट ऐड हो जाएगी, वो 10% जो सेल था, और वो फिर जो टोटल अमाउंट आ जाएगी वो क्या होगी, हमारी टैक्सेबल इनकम होगी अंडर द हेड ऑफ सैलरी। अच्छा जी, सबसेक्शन 11 where in a tax year property is transferred or services are provided by an employer to an employee, the amount chargeable to tax to the employee under the head salary for that year shall include the fair market value of the property or services determined at the time the property is transferred or the services are provided, as reduced by any payment made by the employee for the property or services। अच्छा, यहाँ पर फिर दो बातें हो गई
कि अगर आपको जो है आपके एम्प्लॉयर ने कोई प्रॉपर्टी दे दी, आपका एम्प्लॉयर बड़ा अच्छा हो गया जी, या वो आपसे बड़ा खुश है, उसने कहता है कि ये प्रॉपर्टी मैं आपको दे ही देता हूँ, ठीक है, फ्री में दे दी आपको कोई भी प्रॉपर्टी, तो क्या उसने क्या कहा, उसके क्या होगा, फेयर मार्केट वैल्यू जो है वो आपकी सैलरी में ऐड होगी, ठीक है। लेकिन फर्दर वो ये चीज कहता है कि अगर उस प्रॉपर्टी में अगर आपने भी थोड़ा सा अमाउंट अगर आपने एम्प्लॉयर को दे दिया, एम्प्लॉयर आपको प्रॉपर्टी दे रहा है, आप कहते हैं कि मैं भी इसमें थोड़ी सी कंट्रीब्यूशन कर रहा हूँ, आपने कोई 10,000 20,000 50 लाख 10 लाख जितने भी आप जो भी अमाउंट थी वो आपने एम्प्लॉयर को दे दी। ये लास्ट लाइन ऊपर भी समझाई थी, अभी फिर समझा रहा हूँ कि जो आपने उसकी प्रॉपर्टी आप वो आपको दे रहा है, उसमें आपने कोई कंट्रीब्यूशन की, तो वो वाली जो अमाउंट है, वो जो फेयर मार्केट वैल्यू की हम बात कर रहे हैं, वो उससे माइनस हो जाएगी। जो अमाउंट जो है आपके उसमें जो माइनस उससे फेयर मार्केट वैल्यू से वो अमाउंट माइनस हो जाएगी, तो जो अमाउंट रह जाएगी वो क्या होगी, सैलरी में ऐड हो जाएगी। मिसाल देख लेते हैं, फेयर मार्केट वैल्यू क्या थी, आ, किसी भी उसका जो है 50 लाख, आप 50 लाख की प्रॉपर्टी आपके एम्प्लॉयर ने आपको दे दी, ठीक है, और आपने उसमें से कितने 50,000 या 5 लाख, चलो 50 लाख था तो आपने उसमें 5 लाख आपने कंट्रीब्यूशन कर दी, ठीक है, तो 50 लाख से आप 5 लाख माइनस करेंगे, और जो 45 लाख या 45 लाख की अमाउंट जो बन रही है वो आपकी सैलरी में ऐड होगी, ठीक है। ये था प्रॉपर्टी का केस, ठीक है, जो कि हमने यहाँ पे देखा। अच्छा, फिर इसके बाद ये है कि अगर आपको एम्प्लॉयर आपका बड़ा अच्छा हो गया, ठीक है, और उसने आपको क्या दे दिया, घर दे दिया, ठीक है, उसकी ट्रीटमेंट क्या होगी, उसका आप लोग क्या करोगे, वैल्यू, जो उस घर की वैल्यू होगी, ठीक है, ये प्रॉपर्टी में ही है, प्रॉपर्टी में ही है ये कि अगर उसने प्रॉपर्टी में आपको घर दे दिया या कोई और प्रॉपर्टी दे दी, तो वो तो उसकी ट्रीटमेंट हमने ऊपर देख ली। लेकिन अगर आपके एम्प्लॉयर ने आपको कहा कि चलो यार आप बड़े अच्छे एम्प्लॉई हो हमारे, हम आपको घर दे देते हैं, ठीक है जी, उसने आपको घर तो दे दिया, अब जो है अभी इनकम टैक्स वाले आएंगे जी, वो कहेंगे कि जी किधर से आया कैसे आया, तो उस चीज को आपने कैसे बताना है, अब वो चीज यहाँ पे हम देखेंगे। वैल्यू, उसकी जो वैल्यू होगी, ठीक है, घर की वैल्यू इनकम फ्रॉम सैलरी में ऐड हो जाएगी। कितनी वैल्यू ऐड होगी, ये चीज इंपॉर्टेंट है, इस पे अक्सर एमसीक्यूज भी आ जाता है, और थोड़ा सा कंसेप्चुअल, बल्कि काफी ज्यादा कंसेप्चुअल भी है और कॉम्प्लिकेटेड भी है, तो मैं कोशिश करता हूँ कि ये चीज मैं आपको बड़े आसान तरीके से समझा दूँ। अच्छा, वो कहता है कि आपको घर तो दे दिया और उस घर की वैल्यू भी आपने सैलरी में ऐड करनी है, तो कितनी वैल्यू आपने ऐड करनी है वो चीज हम यहाँ पे देखेंगे। 45% ऑफ एमटीएस और बेसिक सैलरी, ठीक है। अच्छा, जिन लोगों को एमटीएस का नहीं पता उनको मैं बता दूं कि मिनिमम टाइम स्केल को एमटीएस कहते हैं, ठीक है। ये नॉर्मली जहाँ पे जिस कंपनी में भी आप काम करोगे, तो ये एक पे स्केल को बेसिकली कहा जाता है, ठीक है, जो कि इसमें 3 फिगर्स होते हैं, एमटीएस या स्मॉलेस्ट लिमिट ऑफ पे स्केल, किसी भी पे स्केल का स्मॉलेस्ट लिमिट, फिर जो है उसके बाद अगले पोर्शन में या अगले कॉलम में ये चीज लिखी होती है कि एवरी ईयर इंक्रीज्ड, ठीक है। मिसाल के तौर पे आपकी जो एमटीएस थी, स्मॉलेस्ट लिमिट ऑफ पे स्केल था, वो 7,000 था, और हर साल वो कहता है इस पे 1,000 का इंक्रीमेंट लगेगा, ठीक है। और फिर वो कहता है कि आखिरी अमाउंट, 3 चीजें होती है ना इसमें, और आखिरी अमाउंट जो होगी वो मैक्सिमम लिमिट ऑफ इंक्रीज ऑफ सैलरी होगी, ठीक है। मिसाल के तौर पे अगर आप बीपीएस 10 में हो या 11 में हो, 11 में कर लो, ठीक है, 11 में हो, तो उसकी जो मिनिमम लिमिट, वो जो है स्मॉलेस्ट लिमिट क्या होगी, ठीक है, वो मतलब वो सैलरी, फिर वो कहता है हर साल उस पर इंक्रीज भी लगेगा, ठीक है, वो अमाउंट। और फिर उसमें ये चीज भी बता दी जाती है कि मैक्सिमम लिमिट इतनी ही है इस पे स्केल की, इससे ज्यादा इसमें आपकी सैलरी इंक्रीज नहीं होगी, तो इसको क्या कहते हैं, एमटीएस, मिनिमम टाइम स्केल।
तो वो कहता है 45% ऑफ MTS, वो जो घर आपको दिया गया है उसका मिनिमम टाइम स्केल का 45% या बेसिक जो सैलरी है आपकी उसका 45% क्या होगा, वो आपकी सैलरी में ऐड होगा। आई होप कि ये आपको क्लियर हो गया होगा। अच्छा जी, सबसेक्शन 12, वेयर in the tax year accommodation or housing is provided by an employee to an employee, the amount chargeable to tax to the employee under the head salary for that year shall include an amount computed as may be prescribed। ठीक है, वो कहता है अगर आपको एकोमोडेशन दी है, ठीक है, तो क्या होगा, आपके एम्प्लॉयर ने जो भी एकोमोडेशन आपको दी है वो भी आपके उसमें इंक्लूड होगी सैलरी में, ठीक है। लेकिन व्हाट, आपकी एकोमोडेशन जो है उसको हम उसको जो है हम थोड़ा सा पहले देख लेते हैं कि उसको हम कैसे ऐड करेंगे इसमें सैलरी में। तो अच्छा, उसमें ये होगा कि अगर आपको जो एकोमोडेशन दी है उसकी जो वैल्यू होगी वो तो आपकी ऐड होगी, लेकिन वुड नॉट हैव बीन प्रोवाइडेड व्हाट ही शुड पे, जिसको एकोमोडेशन नहीं प्रोवाइड की गई, वुड नॉट हैव बीन प्रोवाइडेड व्हाट ही शुड पे। तो MTS बेसिक सैलरी, if accommodation not provided, what should pay, ठीक है, the high value will be considered the part of the salary। मिसाल के तौर पे आपको जो एकोमोडेशन प्रोवाइड की गई है, ठीक है, मिसाल के तौर पे वो है 1000, ठीक है, और फेयर मार्केट वैल्यू जो है उस एकोमोडेशन की या उसकी जो रेंट बनती है या जो फेयर मार्केट वैल्यू है, वैल्यू ऑफ रेंट है, वो है 12000, और 45% MTS और बेसिक सैलरी है, और फिर जो है 11,000 की अमाउंट है, ठीक है। ये 11,000 की अमाउंट वो है व्हाट वुड हैव बीन पेड इफ एकोमोडेशन नॉट प्रोवाइडेड। अगर आपको एकोमोडेशन नहीं प्रोवाइड की गई तो आपको जो पे किया गया है वो क्या है। तो इन जो चार चीज़ें मैंने बताई हैं, इनमें से जो सबसे हाई वैल्यू होगी वो आपको ऐड करनी होगी अपनी सैलरी में। फिर देख लें, मिसाल मैंने दी है एकोमोडेशन की, ठीक है, कि एकोमोडेशन की ट्रीटमेंट क्या होगी, कि अगर उसका आप जो एक्चुअल रेंट पे कर रहे हैं, ठीक है, वो फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ रेंट वो 45% ऑफ MTS और बेसिक, या जो है व्हाट वुड हैव बीन पेड इफ एकोमोडेशन नॉट प्रोवाइडेड, ठीक है, तो वो जो है वो अमाउंट, इन चारों अमाउंट में से जो अमाउंट हाई होगी उस वो जो है आपने अपने सैलरी में ऐड करनी है, ठीक है। आई होप कि ये भी क्लियर हो गया होगा। अगर नहीं हुआ तो आप कमेंट में ज़रूर मुझे बताइएगा, इंशाल्लाह मैं इसको फर्दर भी क्लियर करवा दूंगा। ये जो चीज़ें हैं थोड़ी सी कम्प्लेक्स है, लेकिन ये है कि अगर आप ट्राई करेंगे तो ये आप बिल्कुल इजीली समझ पाएंगे। अच्छा जी, वेयर इन अ टैक्स ईयर एन एम्प्लॉयर हैज provided an employee with a perquisite which is not covered by subsection 3 through 12, subsection 12, the amount chargeable to tax employee under the head salary for that year shall include the fair market value of perquisite except where rules, if any, provide otherwise determined at the time provided and reduced by any payment made by the। हाँ, वो कहता है कि जब जो है in a tax year an employer has provided an employee with a perquisite which is not covered by subsection 3 through 12, amount chargeable to tax। अच्छा, अगर वो चीज़ें तब मेंशन नहीं थी जब आपकी एम्प्लॉयमेंट स्टार्ट हो रही थी, तो वो कह रहे हैं वो भी क्या होगी, चार्जेबल टू टैक्स, लेकिन उसके लिए डिफरेंट रूल्स हैं और डिफरेंट प्रोसीजर हैं, वो हम देखेंगे। और लेकिन यह है कि इसने भी यही बात की है एज रिड्यूस में भी, अगर उसमें आपने कोई कंट्रीब्यूशन की एम्प्लॉयर को तो फिर वो आप माइनस करके जो अमाउंट रह जाएगी वो आप उसमें ऐड करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे तो अच्छा, ये सेक्शन काफ़ी इम्पोर्टेंट है, सब सेक्शन 13, तो इसको ना हम थोड़े से डिटेल में देख लेते हैं, लेकिन इससे पहले
कुछ और चीज़ें हैं जो कि मैं उसको सम अप करना चाहता हूँ। एक ओवरव्यू देख लेते हैं, फिर इसकी तरफ भी आते हैं क्योंकि थोड़ा सा लेबरस है। ठीक है, एकोमोडेशन, अगर फर्निश नॉन फर्निश एकोमोडेशन का कोई एमसीक्यूज आ जाए तो इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में। ठीक है, वो आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया होगा। देयर इज नो कंसेप्ट ऑफ बोथ इन लॉ एंड विल बी कंसिडर सिंपल एकोमोडेशन। ठीक है, फर्निश हो या नॉन फर्निश का कंसेप्ट इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में नहीं है। अच्छा, अदर देन द अबव पॉइंट्स, ये जितने भी हमने देखे, फेयर मार्केट वैल्यू will be minus from your money spent on receiving that purpose and that result will be added into your salary। ठीक है, हाँ ये बात, ये जितने भी परक्यूजेट्स हमने देखे इसके फेयर मार्केट वैल्यू हम लेंगे। ठीक है, कैलकुलेशन का मेथड हमने देख लिया कि, और फिर वो जो परक्यूजेट्स हम अवेल कर रहे थे उसमें हमने जितने भी एक्सपेंसेस किए हैं वो हम उससे माइनस करेंगे। जो भी रिजल्ट आएगा वो क्या होगा, हम उसको ऐड करेंगे अपने सैलरी में। और लोन के केस में इंटरेस्ट फ्री, बिल्कुल, अगर इंटरेस्ट फ्री लोन आपको दे रहा है और वो 1 मिलियन से ज्यादा है आपका एम्प्लॉयर, तो क्या होगा, उसका 10% लगेगा। ठीक है, बेंचमार्क लगेगा उस लोन का, और 10% की अमाउंट जो है वो आपकी सैलरी में ऐड होगी। तो अब चलते हैं हम सब सेक्शन 13 की तरफ, कि जब आपने, मतलब आपका एट द टाइम ऑफ एम्प्लॉयमेंट एक चीज़ जो है वो आपको उसमें नहीं थी मेंशन, लेकिन बाद में वो आपको दे रहा है, तो उसकी टैक्स ट्रीटमेंट क्या होगी। काफ़ी इंपॉर्टेंट सेक्शन है, इस पे आपने बहुत ध्यान देना है और समझना है। मैं कोशिश करूंगा कि इसको मैं बिल्कुल सिंपल अल्फाज में आपको समझा दूं। ठीक है, अच्छा, इसमें हम देखेंगे, मिसाल लेंगे मेडिकल अलाउंस की। ठीक है, मेडिकल फैसिलिटी बाय एम्प्लॉयर, अगर आपके एम्प्लॉयर ने आपको मेडिकल फैसिलिटी दी है तो वो टैक्स से एग्जेम्प्ट होगी। ठीक है, अब मेडिकल फैसिलिटी में दो तीन तरह की चीजें आ जाती हैं। ठीक है, एक तो जो मेडिकल अलाउंस में हमारे पास तीन तरह की वो आ जाती है कंडीशन। या तो ये है कि मेडिकल फैसिलिटी आपको दी गई हो, ठीक है, कि आप जो है वो, मतलब वो फ्यू हॉस्पिटल से भी आप करा सकते हो। ठीक है, मतलब इन हॉस्पिटल में आप जाओ जहाँ पे आपकी ट्रीटमेंट फ्री है। दूसरा ये है कि ट्रीटमेंट ऑन योर ओन, आप जो है ट्रीटमेंट करो, ठीक है, और हमें बिल भेजो, हम आपकी रीइंबर्स करवा देंगे जितनी भी ट्रीटमेंट पे आपका खर्चा आया होगा। ठीक है, एक ये हो गया, ये भी एग्जाम्प्ट है। लेकिन वो कहते हैं टर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट नो एग्रीमेंट, जब आपकी ये जो सब सेक्शन 13 है इसकी तरफ आ रहे हैं, कि जब आपका जो एम्प्लॉयमेंट स्टार्ट हो रही थी तो उस टाइम पे आपका इस पे कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ था, ये चीज़ मेंशन नहीं थी। ठीक है, कि हम आपको मेडिकल अलाउंस देंगे, लेकिन बाद में आपकी कंपनी ने आपको मेडिकल फैसिलिटी देना स्टार्ट कर दी, तो फिर क्या होगा। अगर उन्होंने बाद में आपको, पहले मेंशन नहीं थी ये चीज लेकिन बाद में उन्होंने देना स्टार्ट कर दी, तो वो क्या होगा, इट विल बी टैक्सेबल। ठीक है, अच्छा, फिर इफ अ कंपनी गिव यू डायरेक्टली मेडिकल अलाउंस, अच्छा वो तो टैक्सेबल हो गया, कि पहले मेंशन नहीं था हमारे एम्प्लॉयमेंट में कि भाई हम कोई अलाउंस वगैरह इस तरह का नहीं देंगे, या कोई भी चीज़ नहीं थी, लेकिन बाद में वो दे रहे हैं तो वो टैक्सेबल होगा। लेकिन वो टैक्सेबल कैसे होगा, कितने परसेंट पे होगा, उसकी ट्रीटमेंट क्या है टैक्स की, तो वो हम देखते हैं अब। इफ कंपनी गिव यू डायरेक्टली मेडिकल अलाउंस, डायरेक्टली अगर वो कहते हैं कोई अमाउंट आपको दे देता है कि ये आपकी अमाउंट है, ये ले लो, तो वो क्या होगा, उस अमाउंट का 10% ऑफ बेसिक सैलरी विल बी चार्ज। ठीक है, उसका 10% चार्ज किया जाएगा। अगर आपको मेडिकल अलाउंस डायरेक्टली दिया जाता है तो बेसिक सैलरी का 10% चार्ज किया जाएगा। मिसाल के तौर पे आपकी सैलरी है बेसिक 10,000, सॉरी 1 लाख, और उसका आप 10% निकाल लो तो वो 10,000 आ जाएगी। ठीक है, फिर क्या होगा,
और मेडिकल अलाउंस जो है वो उससे माइनस हो जाएगी। ठीक है, ये जो 10,000 की अमाउंट है ये मेडिकल अलाउंस की मद में आपकी सैलरी से फिर माइनस हो जाएगी। ठीक है, मिसाल के तौर पे आपका जो मेडिकल अलाउंस था वो क्या था, 12,000 मिसाल के तौर पे। नहीं, सॉरी, मेडिकल अलाउंस जो है वो 10,000, ये तो हमने कैलकुलेट कर दिया। और हमारी जो कोई भी वो है यहाँ पे थोड़ा सा मैं मिक्स कर गया हूँ, सॉरी। हाँ, जो मिसाल के तौर पे हमने 10,000 यहाँ तक हमने निकाल दिया इसकी सैलरी का, मेडिकल अलाउंस का। ठीक है, 10% बेस जो हमें डायरेक्टली उसने दिया था उसका हमने क्या किया, निकाल दिया, बेसिक सैलरी का 10% निकाल दिया। ठीक है, तो वो क्या होगा, वो हमारी सैलरी में ऐड होगा। लेकिन कैसे ऐड होगा, वो हम अपनी बेसिक सैलरी में प्लस करेंगे और जो भी अमाउंट आ जाएगी वो हमारी टैक्सेबल अमाउंट बन जाएगी। ठीक है, अच्छा, फिर कहता है इफ एन एम्प्लॉय गिव यू ऑल थ्री मेडिकल अलाउंसेस, मेडिकल अलाउंस भी दे रहा है, मेडिकल फैसिलिटी भी दे रहा है और रीएम्बर्समेंट भी, मतलब ये तीनों फैसिलिटी दे रहा है। इट इज आल्सो मेंशन इन द टर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, और ये चीज आपके टर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट में भी मेंशन थी। ठीक है, तो वहां पे उस केस में क्या होगा, मेडिकल अलाउंस, सिर्फ मेडिकल अलाउंस विल बी टैक्सेबल, द अदर टू विल बी एग्जेम्प्ट। गेटिंग माय पॉइंट। देखें, मेडिकल अलाउंस जो है वो तो एक अमाउंट है जो आपको दी जाती है, और मेडिकल फैसिलिटी ये है कि अगर आपको कोई 4, 5, 10 हॉस्पिटल बताए हुए हैं कि आप जो है इन जो हॉस्पिटल में से आप अपनी ट्रीटमेंट करवाएं, वो आपकी बिल्कुल फ्री ट्रीटमेंट होगी। ठीक है, उनको बताया हुआ होता है, उनके साथ उनकी बात हुई होती है, प्रॉपर उनका वो कॉन्ट्रैक्ट वगैरह हुआ होता है, तो वहाँ से आपकी फ्री ट्रीटमेंट होती है। और तीसरा जो है वो रीइंबर्समेंट है कि आप किसी भी हॉस्पिटल से, किसी भी डॉक्टर से अपना इलाज करवाएं, बिल्स बनाएं, हमें भेजें, और हम जो है आपको वो अमाउंट रीइंबर्स कर देंगे। तो वो कहता है अगर आपको आपका एम्प्लॉयर जो है तीनों वो दे रहा है, फैसिलिटीज दे रहा है, तो उनमें से सिर्फ एक ही चीज, एक ही अलाउंस जो है वो टैक्सेबल होगी, बाकी दो एग्जेम्प्ट होंगी, अगर ये मेंशन हो आपकी टर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट में। ठीक है, इफ वाइल टर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट में ये चीज मेंशन ही ना हो और फिर भी आपको ये तीनों फैसिलिटीज मिल रही हैं, तो क्या होगा, ये तीनों के तीनों फैसिलिटीज फिर आपकी टैक्सेबल होंगी। अच्छा, इसके अलावा अगर हम बात करें पेंशन की, तो पेंशन के केस में ये है कि पेंशन हमारी एग्जेम्प्ट होती है फ्रॉम टैक्स, कम्यूट भी एग्जेम्प्ट होता है टैक्स से, और सैलरी अगर, अच्छा, अगर ऐसा केस आ जाए जहाँ पे सैलरी आप जो है, मतलब आप कहीं से रिटायर्ड हो गए और वहाँ पे आपकी पेंशन चल रही है, ठीक है, और आपने दोबारा से वही ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन की, तो फिर जो है आपकी जो पेंशन है वो एग्जेम्प्ट नहीं होगी। ठीक है, और अगर आपने कहीं से रिटायर हो गए और आपने कोई और ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन की, सेम ऑर्गेनाइजेशन नहीं ज्वाइन की, तो फिर क्या होगा, आपकी पेंशन जो है वो एग्जेम्प्ट होगी और सैलरी नहीं एग्जेम्प्ट होगी। ठीक है, और अगर आपने किसी एसोसिएट का ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन किया, तो फिर कोई किसी किस्म की भी एग्जामेशन नहीं होगी। और एक एक केस और, इफ योर एज इज 60 or above and you got more than one pension, तो all pension are exempt from tax। ठीक है, आपके जितने भी पेंशन है, अगर आपकी एज 60 से अबव है तो वो सारे टैक्स से एग्जेम्प्ट होंगे। और इसके अलावा तमाम के तमाम आर्म फोर्सेस के पेंशंस टैक्स से एग्जेम्प्ट हैं।
तो आज का जो ये सेक्शन था वो यहीं पे ख़त्म होता है। बाकी बेंचमार्क का मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि ये जो है इस पे 10% का होता है, और जो भी 2002 के बाद ईयर, हर ईयर पे इसमें 1% का इंक्रीज था, और 10% से अबाव ये नहीं जाएगा। तो ये अब जो है 10% ही है। और इसके अलावा है सर्विसेज और यूटिलिटीज़ का बता दिया इन्होंने कि सर्विसेज इंक्लूड द प्रोविजन ऑफ एनी फैसिलिटी, कोई भी फैसिलिटी आपको मिल रही है तो उसको हम सर्विसेज कहेंगे। और यूटिलिटीज़ इंक्लूड इलेक्ट्रिक, गैस, वाटर एंड टेलीफोन, के जो जितने भी आपको वो मिल रहे हैं परक्विजिट्स या अमाउंट, वो भी इसमें इंक्लूड होगा। तो आज का लेक्चर यहीं पे करते हैं ख़त्म। आई होप कि आपको आज के लेक्चर में मज़ा आया होगा। अगर आपको समझ आई है तो ज़रूर इसको लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आई है तो आप ज़रूर कमेंट में पूछिएगा, इंशाल्लाह हम आपको आंसर करेंगे। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।